हेलो एंड वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीसीआई का जो न्यू रूल्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम जो है इस पे एईपीएस के लिए जो रूल्स आया हुआ है इस पे बात करने वाले हैं। इस पे रूल्स जो है जिस पे कुछ सस्पेंस है, कुछ क्वेश्चन हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, वो टॉपिक हमने जो है कुछ समराइज़ किया है। जैसे कि लोगों को ये जानना है कि रूल्स है क्या चीज़। आपको बताना चाहूँगा कि रूल्स क्या है, बेनिफिट्स क्या होगा कि लॉस होगा, रूल्स जो आया है वो कस्टमर के लिए है या फिर जो है मर्चेंट के लिए है, ये रूल्स कब से लागू होगा, क्या एईपीएस जो है बंद होने वाला है या इससे प्रॉब्लम होगा या सल्यूशन होगा, या इस रूल्स में सेफ्टी मिलेगी या फिर डिफ़िकल्टी मिलेगी, और ये जो रूल्स लेकर के आया गया है वो कौन से फ्रॉड या किस टाइप के फ्रॉड को लेकर के इस अवेयरनेस के कारण से इस रूल्स को लेकर आया गया है। बेसिकली आपको पता होगा कि रूल्स जो भी आता है वो किसी न किसी प्रकार के अवेयरनेस और कोई भी प्रकार का सेफ्टी को लेकर के समझा जाता है, कुछ बेनिफिट को लेकर के समझा जाता है। तो इसमें कौन से प्रकार के फ्रॉड हैं जिसको हमको आगे भी ध्यान देना चाहिए। हम आखिरी में बात करने वाले हैं कि इस पूरे समस्या में जो भी रूल्स आएगा या आ गया है उस पे हमको इस पे कोई सल्यूशन बना सकते हैं, मिल सकता है। तो चलिए हम जानते हैं, इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। सो गाइस, इस वीडियोस को जो है आगे बढ़ने से पहले जो है मैं कहना चाहूँगा कि वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना राय और जो है पॉइंट इस वीडियोज़ के कमेंट में जो है ज़रूर डालिएगा। सो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इस वीडियोस में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूल है। तो एनपीसीआई ने जो रूल्स रेगुलेशन जो अभी लागू किया है वो रूल है आपको कि अब हर ट्रांजैक्शन में आपको जो है मर्चेंट को फिंगर लगाना पड़ेगा। गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। जो है ये रूल इससे पहले 2 महीने पहले से जो है एक रूल्स आया हुआ था कि 24 घंटे के लिए जो है आपको मर्चेंट को, जो ऑनर है आईडी का, जो है मेन ऑनर है, उसको जो है फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था 24 घंटे के लिए, जो कि 24 घंटे के लिए मान्य रहता था और उसके बाद में फिर से जो है आपको लगाना पड़ता था। मतलब एक बार आप फिंगर लगा दिए और उसके बाद में आप कभी भी यूज़ कर सकते थे। या हो सकता है इसका सोल्यूशन हमने बहुत अच्छे तरीके से ये भी निकाला था कि अगर किसी दूसरे के नाम से आईडी है तो हम फैमिली के नाम से अगर आईडी चला रहे हैं तो उनको घर पे ही फिंगर ले लिए या फिर जो है किसी भी तरीके से उनका फिंगर ले लिए और दुकान में जाकर के हम उसको यूज़ करते थे। ऐसा भी हो जाता था। बट इसको एनपीसीआई ने इसको किस तरह से इसको फिर से और मॉडिफाई किया है कि अब आपको हर ट्रांजैक्शन में जो है आपको फिंगर जो है स्कैन करना पड़ेगा, और इस प्रॉब्लम को जो है सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो गाइस, इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि ये रूल्स जो है हमारा बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है रहेगा। और बेनिफिट तो जो है क्या रहेगा, देखिए, इस रूल के आने से जो फ्रॉड है वो बचने के लिए इस रूल को लेकर के आया गया है। तो फ्रॉड होने पर जो है मर्चेंट को फ्रॉड हो रहा है कि कस्टमर को फ्रॉड हो रहा है। बेसिकली फ्रॉड जो होता है वो कस्टमर को हो रहा है, क्योंकि उनके अकाउंट से जो है कोई भी रैंडम ट्रांजैक्शन हो जा रहा है और उसका कोई भी प्रकार का उसका जो एस्केलेशन होता है, जैसे बाई डिफ़ॉल्ट अगर उसने चार्जबैक उसने राइज़ किया और चार्जबैक का जो क्वेरी है उसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि मेरा पैसा कट गया है, मैंने कंप्लेंट डाला और वो जो है प्रोसेस में ही है, तो उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है, मतलब कस्टमर को बेनिफिट को लेकर के देखने के लिए और फ्रॉड को बचाने के लिए, तो यहाँ पे जो है फ्रॉड के कारण से जो है इस रूल्स को लेके आया गया है। तो यहाँ पे किसका बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, और मर्चेंट का जो है कहीं पे बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एनपीसीआई का बेनिफिट है कि उसका जो फ्रॉड जो हो रहा था उसका सिनेरियो बहुत ही लेवल से जो है इससे बचने वाला है। ये बहुत ही सही रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट इसमें कुछ और कस्टमाइज़ किया जा सकता था जिससे बाकी और भी लोगों को यूज़र फ्रेंडली रहा है। चलिए हम जानेंगे और इस टॉपिक को और भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल्स ये जो आया है कस्टमर के लिए है कि मर्चेंट के लिए है, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि ये रूल्स जो है वो बेसिकली मर्चेंट के लिए है, कस्टमर के लिए नहीं है ये रूल्स। क्योंकि हर बार जो फिंगर लगाना है वो मर्चेंट को लगाना है। कस्टमर तो एक बार लगा रहा था, वो पहले भी लगा रहा था और अभी भी लगाएगा ही। वो बैलेंस निकालना है, विड्रॉल करना है, जो भी करना है, तो उसके कारण से तो यहाँ पे ये जो रूल्स है वो किसके लिए हो गया, मर्चेंट के लिए है।
एनपीसीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया है वो एईपीएस के जो यूज़र हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब जो दुकानदार हैं, उनके लिए है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन में उसको अब फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो रूल्स आया हुआ है ये कब से लागू हो रहा है? ये रूल्स 1 जनवरी 2024 से जो है लागू हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको देखते टाइम में आपको पता लग गया होगा अभी तक में कि ये जो रूल्स है वो लागू हो गया होगा। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने आईडी को जो है बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका वो बिज़नेस पार्ट टाइम रहता है, परमानेंट वो यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि उनको तो अभी तक पता नहीं चला होगा, बट वो डेली जो पर्सन यूज़ करते हैं उनको पता चल गया होगा कि ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। कौन सी कंपनी में ये रूल्स लागू हुआ है, कौन सी कंपनी में लागू नहीं हुआ है, उसके लिए बताना चाहूँगा कि जो एनपीसीआई है वो रेगुलेटरी है आपका इस एईपीएस का। तो उसलिए जो जितने सारे कंपनी हैं जिसमें जिस तरह से आप एईपीएस यूज़ करते हैं सभी में ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट वो 2 स्टेप का प्रोसेस जो है हो सकता है कुछ में डिफरेंट होगा, कुछ में अलग अलग तरीके से होगा, बट फिंगर जो लगाना है वो सबको लगाना है। मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो सब कंपनी में ही लागू हो गया है, वो ऐसा नहीं कि 1-2 कंपनी में है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो रूल्स है वो आपको एक तरीके से लागू हो गया है सभी को। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करके ट्राई नहीं किया है तो आप आज ही ट्राई करिए, और अगर आपको पता चलता है कि आपके में नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमको बताएं, और हो गया है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको जो है ये पता चल गया कि आपके में ये लागू हो गया है। क्या एईपीएस बंद हो रहा है? तो इसके लिए गाइस बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, पहले जो स्टार्टिंग हुआ था 2017 के पहले तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा कन्वीनियंट थे कि लोग बाग जो है, जो स्टार्टिंग हुआ था वो फेस सिनेरियो जो है वो सभी लोग बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिए। यूज़र ने भी हिस्सा लिया, कस्टमर ने भी हिस्सा लिया, बहुत सारे आईडी बने और बहुत सारे तरीके से इसका लाभ लिया गया था। तो उसका बढ़िया तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं कि बढ़त हुआ था उस टाइम पे। अभी लेकिन ऐसा हो गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं उसको हटाते जा रहे हैं, और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो सामने आते जा रही है। तो इससे बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। बट बिजनेस में जैसे होता है कि आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई बिज़नेस अगर चालू करना है तो वो एईपीएस था। बट अभी के टाइम पे ये है कि अगर आप जेन्युइन बिजनेस है मेन है और जेन्युइनली आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो आप इस तरह के बिज़नेस को करिए। अदरवाइज़ कोई फ्रॉड प्रोसेस के लिए जो है अगर आप करना चाहें या फिर कोई बेसिक सा पार्ट टाइम के लिए करना चाहें देन आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो एईपीएस अभी बंद नहीं हो रहा है, एईपीएस का रूल्स एंड रेगुलेशंस ही जो है अपडेट हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एईपीएस आगे जा कर के बंद हो जाएगा। तो देखिए गाइस, एईपीएस तो बंद नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी माइंड सेट है कि आप जानते हैं कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन, एईपीएस का ट्रांजैक्शन या एमएटीएम का ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का ट्रांजैक्शन जो भी है वो आगे जा कर के अभी जो पहले था उससे अभी का एक रिपोर्ट अगर देखें तो उससे जो है वो 10x हो चुका है, 10x से भी और भी कई ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। तो गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट है कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल जो प्रोसेस है, डिजिटल बैंकिंग जो भी का, तो इसको जो है वो गवर्नमेंट आगे बढ़ाना चाहती है और ये उसका एक स्टेप था। तो इससे अब उसको बढ़त मिली हुई है, तो ऐसे में वो बंद नहीं होने वाला है, आगे और भी चलेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, इस पर आप काम करना चाहते हैं, काम इस तरह से करना चाहते हैं, देन आप बिल्कुल बने रहिए, बंद नहीं होने वाला है। रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट ये रहेगा कि आपको अगर इस छोटे छोटे रूल्स में अगर आपको एक ये फेस करना पड़ रहा है कि आप मतलब इससे इरिटेट हो रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को क्विट कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए, बिजनेसमैन जो रहता है वो बेसिकली जो है एक अपने बेनिफिट के लिए एईपीएस यूज़ करता है। एईपीएस रहे चाहे कोई भी बिजनेस रहे, बेनिफिट मिलेगा तो बिजनेस करेंगे, बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बिजनेस उसको कोई नहीं करना चाहेगा। और जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगा, किचकिच रहेगा, तो उसको कोई नहीं करना चाहता है। बट आपको इस छोटे छोटे प्रोसेस से आपको सेफ्टी फील हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में बताना चाहेंगे हम गाइस कि इससे प्रॉब्लम होगा या सल्यूशन मिलेगा। देखिए,
जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो है कस्टमर के लिए तो बेनिफिट ही है और कंपनी के लिए एनपीसीआई के लिए भी बेनिफिट है। तो इससे प्रॉब्लम मर्चेंट को होगा, सोल्यूशन किसको मिलेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं जैसे फिनो, एयरटेल, स्पाइस मनी, पेनीयर, हैप्पी पे एंड लॉट्स ऑफ कंपनी जो हैं, या एनपीसीआई है या डायरेक्ट कस्टमर है, उनको प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे कि उनके बीच में जो फ्रॉड हो रहे थे उसके जो रेशियोज़ हैं वो कम हो जाएंगे और इसी बीच में जो है प्रॉब्लम फेस होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम फेस होगा कि उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार जो है उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। प्रॉब्लम में किसी का उस टाइप का नहीं रहेगा, बट इसमें कुछ बिजनेस में आपको लैकिंग हो सकता है। जैसे कि आप एक दिन में 10 कस्टमर डील कर रहे थे, तो अब जो है आप हो सकता है कि 2-4 कस्टमर कम आप डील कर पाएँ क्योंकि टाइम टेकिंग रहेगा। देखिए इसमें टाइम टेकिंग किस तरह से रहेगा, जैसे कि एक दुकानदार कस्टमर को जो डील कर रहा है उसमें वो फिंगरप्रिंट लगवाता है, अपना भी फिंगरप्रिंट लगाता है, बट किसी चांस के कारण से फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो आपको फिर से वो बाहर फेंक देगा। तो यहाँ से जो है आपको फिर से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरह से क्या है आपका टाइम टेकिंग जाएगा, तो दुकानदार का जो बिजनेस है वो लॉस होगा और भी बहुत सारे प्रकार से। इस रेगुलेशंस को जो है कैसे लागू किया गया है, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो हमने बताया कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इसमें जो लगा हुआ है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन में जो है फिंगरप्रिंट लगाना है। तो आपको जैसे ही कस्टमर आया, आपने ईपीएस ऑप्शन ओपन किया, तो पहले आपको फिंगरप्रिंट लगाना है, फिर उसके बाद में उनका डिटेल डालने के बाद आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाते हैं। जैसे कि पता ही है कि जनरली कि कस्टमर का फिंगर जो है मैक्सिमम टाइम जो है फेल्ड हो जाता है बाई चांस की फिंगरप्रिंट मिसमैच के कारण से, तो वो फिंगर आपको दोबारा लगाना पड़ता है। कुछ कंपनीज में इसी का सल्यूशन था कि आधार कार्ड के लिए हम लोगों को पहले फेस करना पड़ता था। जैसे कि कुछ कंपनी में ऐसा था कि आधार कार्ड का नंबर आप डालें, पूरा डिटेल डालें, और पूरा डिटेल डालने के बाद में अगर आपका ट्रांजैक्शन या फिंगरप्रिंट फेल्ड हो जाता है, किसी न किसी कारणवश फेल्ड हो गया, फिंगरप्रिंट के कारण से फेल्ड हो गया या फिर जो सर्वर के कारण से फेल्ड हो गया या कोई भी कारण से कि आपका जो है ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन में बैलेंस इंक्वायरी की, अब उसी में आपको जो है विड्रॉल करना है, तो आप क्या करते थे कि वो आधार कार्ड का डिटेल या कोई भी डिटेल ऑलरेडी से डला हुआ था, तो आप जो है आपको दोबारा नहीं डालना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि अगर आप पहले देखेंगे, आज हम 2024 में हैं और इसी को अगर 2 साल पहले देखेंगे या 1 साल पहले देखेंगे तो रूल्स कहीं और था कि कुछ कंपनी जैसे रैपी पे, स्पाइस मनी, पेनीयर, इसमें जो है आपको देखने को ये मिलता था कि फिंगरप्रिंट आप लगाते हैं और उसी कस्टमर का दोबारा प्रोसेस करना चाहें तो आपको पूरे डिटेल को दोबारा नहीं डालना पड़ रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप उसी पे रीट्राई करके प्रोसेस कर लेते थे। तो फिर लेकिन अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी जिस टाइम पे हम बैठे हैं और जिस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर कंपनी में जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया है। तो गाइस यहाँ पे इसका कहना चाहूँगा कि रूल्स जो है अपडेट होते जा रहा है सिक्योरिटी पर्पस के कारण से। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कस्टमर का कोई भी डिटेल हमको नहीं रखना है या कस्टमर का जो है अनवांटेड ट्रांजैक्शन नहीं करना है। देखिए इससे पहले हम अब हम जो है सेफ्टी मिलेगा या डिफ़िकल्टी मिलेगा में हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे कि सेफ्टी के कारण से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है एनपीसीआई रहे चाहे कोई कंपनी रहे, रूल्स जो लागू करती है वो अपने मेन पर्पस जो अगर देखा जाए तो सेफ्टी के लिए ही करती है। अब इस सेफ्टी में जो है हमारा या कस्टमर का, अब इसको समझना है। देखिए सबसे पहले जब कंपनी ये सारी चीज़ें जब लाई हुई थी तो एक मैंने जैसे कि अभी जस्ट डिस्कस किया कि आधार कार्ड का डिटेल हम डालते थे, उस पे कस्टमर का नेगोशिएशन रहता था मर्चेंट का कि हमको जो है ये आधार कार्ड का नंबर बार बार डालना ना पड़े। तो कुछ कंपनी ले कर के आई कि वो आधार कार्ड का डिटेल वो उसी टाइम पे ही जो है आप एक स्टेप ट्रांजैक्शन करने के बाद में उसी में रीट्राई कर सकते थे। उसी कस्टमर का अगर आपको डबल ट्रांजैक्शन करना है तो रीट्राई कर लिए या फिर दूसरा इनिशिएट कर लिए प्रोसेस को, मतलब आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर जो है मिनी स्टेटमेंट निकालना है या फिर जो है कुछ भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद में उसमें सेफ्टी देखा गया कि कस्टमर जो है मर्चेंट जो है वहाँ पे फ्रॉड कर रहा है कि एक कस्टमर का जो है आधार कार्ड डालने के बाद में उसका अगर डबल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर प्रोसेस में टाइम हो रहा है, तो वो आधार कार्ड का जो है डिटेल आप सेव नहीं रख सकते करके एक नया अपडेट आता है। फिर उसके बाद में वो मास्किंग होकर के आता है।
फिर जिसको कि हम क्या करते थे उसका सोल्यूशन में कि कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते थे। कुछ कंपनी में कॉपी होता था, कुछ कंपनी में कॉपी नहीं होता था। फिर धीरे से और अपडेट हुआ कि हमारे पास में एक नया अपडेट आता है, एक नया रूल्स आता है। रूल्स नया क्या आता है कि हमको एक कस्टमर का ट्रांजैक्शन करने के लिए आधे घंटे का गैप करना पड़ेगा। पहले जो है हमारे पास में ऑलरेडी गैप था, जो कि बैंकिंग तरफ से वो गैप था, जैसे कि हर बैंक का AEPS कितने बार आप यूज़ कर सकते हैं पर डे या पर मंथ, वो एक ऑलरेडी जो है लिमिटेड में है। तो उस लिमिट में हम ऑलरेडी बॉन्डेड थे। लेकिन अब उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है AEPS के, उन्होंने भी जो है उनका एक नियम लगा दिया कि आप किसी भी कस्टमर का अगर AEPS यूज़ करते हैं तो आधे घंटे का आपके बीच में गैप करना है। तो आधे घंटे के बीच में गैप करना था। पहले तो 24 घंटे के लिए था, अब वो 24 घंटे वो भी जो है ऐसा 24 घंटा था जो बैंक के तरफ से था। लेकिन अब जो है AEPS सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है जिसका आप AEPS यूज़ करते हैं, उन्होंने ही जो है ये रूल्स चालू कर दिया कि अब आपका जो AEPS रहेगा कस्टमर का जो यूज़ करना है वो आप एक कस्टमर को आधे घंटे के बाद सर्विस देंगे। फिर उसके बाद में एक नया अपडेट आता है कि कस्टमर को जो आप सर्विस दे रहे हैं उस पर मर्चेंट का एक रूल्स आता है कि 24 घंटे के लिए आपको खुद को भी जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। तो 24 घंटे के लिए जो हम खुद भी वेरीफाई कर रहे हैं 24 घंटे के लिए, तो इससे क्या होता था कि किसी का भी आईडी कोई यूज़ कर रहा है और यहाँ से जो है आप एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होता था। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने किसी को आईडी दिया, वो आईडी दिया हूँ जिसको वो लिया है किसी और के नाम से, क्योंकि आईडी किस तरह से पहले मिल जाता था, फ़ोन के द्वारा आपने कांटेक्ट किया या सोशल मीडिया के द्वारा कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फॉरवर्ड कर दिए या डिटेल आपने फॉरवर्ड कर दिया। आपने किसका डिटेल भेजा है वो मेरे को भी नहीं पता। अब मैंने उसका आईडी क्रिएट कर दिया। आईडी क्रिएट करने के बाद में हम जो है उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये वही है, जबकि वो नहीं है, वो कोई और है। मतलब हो सकता है आपने अपने फादर के नाम पे लिया, मदर के नाम पे लिया है, या फिर अपने भाई के नाम से लिया है, या फिर जो है आप फ्रेंड के नाम पे लिए हो। अब आपने जो भी कांड किया, अब हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनको जिसका आपने डॉक्यूमेंट दिया है, वो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है। तो अभी जो रूल्स आया था कि 24 घंटे के लिए जो है आपको अपना जो फिंगर लगा करके ऑथेंटिकेट करना है करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, तो इसी के लिए वो उसको लेकर के आया गया था कि आप जो मर्चेंट हैं किसी दूसरे का अगर आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ना करें, अपने खुद का ही यूज़ करें। और खुद के आईडी में यूज़ करने पर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मतलब दिक्कत जो भी है फ्रॉड से तो बचेगा। ये फ्रॉड मीन्स जो है, इससे क्या होता है ना कि कस्टमर एक ट्रांजैक्शन करवाने के लिए आपकी दुकान में गया, आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन करवाने के बाद आपने उनको फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, सक्सेस हो गया, और उसके बाद में कस्टमर चले गया। और इसी 24 घंटे के पहले जो कि था इसमें कि आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपने बोल दिया फेल्ड हो गया है, या फिर जो है उनको बोल दिया फिंगर नहीं लगा, तो दोबारा वो फिंगर लगा रहे थे। फिर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, यहाँ पे आपने 2 बार ट्रांजैक्शन किया, पैसा आपने 1 बार दिया, तो यहाँ से फ्रॉड स्टार्ट। अब उसको पता नहीं है, अगर उसके बाद मैसेज जाता है तो पता चल गया, मैसेज नहीं जाता है तो पता नहीं चला। तो यहाँ से क्या हो गया, इसी फ्रॉड को बचाने के लिए वो रूल्स लेके आ गया। आधे घंटे का गैप का जो है कि एक कस्टमर का आधे घंटे के बाद करना चाहिए। आपका खुद का 24 घंटे के तक में जो है ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कस्टमर जो फ्रॉड जिसके साथ में हुआ है, अभी आपने जो किया, वो जाएगा कंप्लेन करने के लिए अपने बैंक में, या फिर FIR करवाएगा, या फिर जो है ऑनलाइन पोर्टल में जो है करेगा। तो जहाँ से भी कंप्लेन मिले वो ओवरऑल कंप्लेन कहाँ जाएगा, जिसका AEPS आप यूज़ करते हैं, और वो कंपनी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब आपको उनको पता ही नहीं है कि कहीं कोई और यूज़ कर रहा है। आप जहाँ रहते हैं जम्मू में, आप यूज़ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ से जो है कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया कि आप कहाँ पे हैं। इसी बीच में एक अभी आने वाला है कुछ कंपनी में, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, और कुछ कंपनी में आने वाला है कि आप लोकेशन जहाँ पे रहते हैं वहीं पर ही आपके आईडी को ऑनबोर्ड किया जाएगा, और वहीं के कुछ दायरा रहेगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर,
या फिर कुछ मीटर, 100 मीटर ऐसा कुछ, तो वहीं पे आप आईडी को यूज़ कर पाएंगे। तो जहाँ पे आपको ऑनबोर्ड किया गया है वहीं पे आप आईडी यूज़ करिए, और कोई भी अगर फ्रॉड होता है तो आपका जो है मैपिंग लोकेशन जो है उन कंपनी के पास में रहेगा। तो कंपनी के पास में अगर कोई कंप्लेन जाता है ना तो वो आपको कांटेक्ट करती है, और आपके पास कांटेक्ट करते ही पता चलता है कि आप तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपका फ़ोन नहीं अपडेट हो रहा है, मतलब लग नहीं रहा है, तो इसके कारण से जो है वो 24 घंटे के लिए आपको मतलब वेरीफाई करना पड़ रहा है, कि आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ आप एक इंसान हैं और आप डेली जो है खुद ही यूज़ करते हैं अपनी आईडीज़ को जो है। तो यहाँ से ये 24 घंटे का अपडेट आया। अब इसी में जो आया हर ट्रांजेक्शन में, पहले आया था कि एक पर्सन को वेरीफाई करना था कि वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। पहले जो उससे 24 घंटे से पहले अभी जो लोकेशन का चल रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है, वो स्ट्रांगली नहीं है, बट मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि लोकेशन भी जो है एक ऐसा अपडेट है जो आने वाला है, अगर नहीं आया है आने वाला है, तो आप अवेयर रहिए, पूरी तरह से जेन्युइन काम करिए। अभी फ्रॉड करने का कहीं पर भी कोई वो पर्पस नहीं बनता है, ना आप जो है ज़्यादा लंबे कोई भी फ्रॉड है ज़्यादा लंबे समय तक तो कर ही नहीं पाएंगे। तो काम करना है तो जेन्युइन काम करिए, नहीं करना है तो कोई दूसरा काम करिए, ये है सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि 24 घंटे के लिए जो था, लोकेशन के लिए जो था, वो कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिजनेस हो रहा है उस तरह से, ताकि हम उसको कांटेक्ट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। दूसरा 24 घंटे के लिए जो था वो पर्सन को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ पर्सन वो वहीं पर ही यूज़ कर रहा है और वो डेली यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, क्यों जैसा भी। और उसके बाद में अभी जो 24 घंटे के लिए अभी जो हर ट्रांजेक्शन में आया है ना, इससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन आपके द्वारा ही हुआ है ना। जैसे क्या होता है कि आपके पास जब गया कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी का आप एपीएस यूज़ करते हैं, उसने आपको बोला कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है और इस ट्रांजैक्शंस में जो है सस्पेक्टेड पाया गया है, तो आपने इसको किया है, तो आप बोलेंगे कि मैंने इसको किया ही नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर पता नहीं कहाँ कहाँ पे गया है। तो आपके पास हर ट्रांजैक्शन का जो है वो रहेगा, क्या बोलते हैं, डिटेल, कि सभी में तो आपने अपना फिंगर ही दिया होगा ना, कि आपका आईडी तो कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्लैरिफाई कि कोई भी फ्रॉड है इसको हम इस तरह से रोक सकते हैं करके। तो गाइस यहाँ से अब आपको मैंने पूरा बता दिया कि क्या रूल्स है, बेनिफिट है इसमें हो रहा है हमको कि लॉस हो रहा है। रूल्स जो है वो कस्टमर के लिए है कि मर्चेंट के लिए है, ये रूल्स कब से लागू हो रहा है, और क्या एईपीएस बंद हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हमने अपडेट कर दिया, और इससे प्रॉब्लम हो रहा है कि सोल्यूशन हो रहा है, और इसमें हमको सेफ्टी मिल रही है कि डिफ़िकल्टीज मिल रही है। तो गाइस हर चीज़ें जो है पैरेलल है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे लगभग, लेकिन रहने को सभी है। जैसे कि आपने देखा कि एईपीएस बंद हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप समझ सकते हैं कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके लिए बंद हो रही है, समझ सकते हैं। बट वो बंद तो नहीं हो रही है ओवरऑल में, क्योंकि वो रूल्स अपडेट कर रही है, सिक्योरिटी अपडेट कर रही है। दूसरा वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि सोल्यूशन है, तो कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी को सोल्यूशन है। सेफ्टी मिल रहा है कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज मिल रही है। अब इसमें हम लास्ट जो डिस्कस करते हैं ये हम सोल्यूशन पे करते हैं। गाइस इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ये जेन्युइन है, तो गाइस हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। देखो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है, चाहे एक रहे, चाहे दो रहे, चाहे 10 रहे। देखो सबसे पहला इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने खुद के नाम से आईडी लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके दुकान पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है या फिर जो है आपके दुकान पे जो है मल्टीपल स्टाफ है, तो जो जेन्युइन है, जो मेन है, उसी के नाम से लीजिए, उसको यूज़ करिए। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल स्टाफ है, हम कैसे ले पाएंगे कि हमारे अपने नाम से आईडी, और हम खुद भी कैसे बिजनेस कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ तो सबको ये तो ज़रूर बोलते ही हैं कि पैसे का खेल है भाई, किसी दूसरे के भरोसे में भरोसा थोड़ा ना कर सकते हैं। तो पैसे का खेल है, आप अपने नाम से आईडी बनाइए और हर ट्रांजैक्शन अपने अंडर पे रख के करिए। कौन स्टाफ आएगा आज, कौन स्टाफ चले जाएगा, ये भी मैटर करता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, सीखेगा वो चले जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है सेकंड सिनेरियो मैं बताना चाहूँगा कि खुद के नाम से आईडी रखिए, आपको कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं। अब लेकिन अगर आप अपने नाम से नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ दूसरे काम में इंगेज हैं, बाहर हैं या कुछ भी कारण से,
तो आप एक ऐसे स्टाफ के नाम से आईडी ले लीजिए, क्योंकि आईडी जो है बेसिक सा चीज़ है कि कहीं पे आईडी जो रहेगा वो कल कहीं पे जा कर के यूज़ करे, बट आपके रहने तक का पूरा ब्यौरा, आपको हिस्ट्री डिटेल सब चीज़ तो मिलता है ना उसमें, तो उसका आप रखिए और बैंक डिटेल आप उसमें मैप करके रखिए। और जो भी चीज़ें हैं, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर या जैसा भी चीज़, कुछ ऐसा रखिए जो आपके पास में एक्सेस रहे और पूरा डिटेल आपके पास में। जैसे उसमें आप दूसरे के नाम से आईडी लिया, उस दूसरे के नाम से आईडी लिया मान के चलिए, अब वो कल के कल चल देगा, आपको पता भी है, तो आप बैंक जो सेटलमेंट है, आप अपना एक बैंक, देखो हर कंपनी में अदर बैंक का जो सेटलमेंट करने का ऑप्शन है वो रहता है, तो अदर बैंक का जो है आप अपना खुद का रखिए सब में, जिसका जिसका आपने दूसरे के नाम से आईडी लिया है, और वहाँ पे सेटलमेंट डेली बेसिस में करके रखिए ना, डेली बेसिस में सेटलमेंट करके रखिए। लेकिन अगर आप बड़े मर्चेंट हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा, उसका पूरा हिसाब आपको रखना पड़ेगा कि आईडी का जो पासवर्ड है वो सामने वाले को नहीं बताना पड़ेगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं सिक्योरिटी पर्पस है। बट मैं आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नाम से आईडी लें। कंपनी वही कहना चाहती है कि आप जो ऑनर हैं, जो मेन हैं, उनके ही नाम से आईडी रहे। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो अल्टरनेटिव ठीक है, बट ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसके लिए ये इसी प्रकार का पूरे प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो केवल एक ही है कि आपके खुद के नाम से ही आईडी रहे। अब इसका और भी जो सल्यूशन और क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला चीज़ तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको अपने बिजनेस का जो है रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जो कि आप अभी तक कर रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे थे तो आप अभी करिए, क्योंकि अब ये आपके प्रॉब्लम पे आ गया है। तो कस्टमर को बोलिए, अदरवाइज़ क्योंकि वो सब जगह पे हो गया है। देखिए ये जो रूल्स आए हैं ना, वो केवल आप जो आईडी कंपनी का जो कंपनी का आईडी यूज़ करते हैं वो उसी में नहीं आया है, वो सभी कंपनी में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पूरी इंटायर जो पेन इंडिया है वो फेस कर रही है ये प्रॉब्लम को। तो उसको कंपनी ने किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए लेके आया, तो आपको उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमको उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेन करिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्टर जो आप मेंटेन करते हैं जिस तरह से भी मेंटेन करिए, बेसिक से करिए जो भी करिए, बट आपके पास में इतना डिटेल रहना चाहिए कि उसका प्रूफ, देखिए आपने सामने वाले का पैसा निकाला है, उनके पास में प्रूफ है, पूरा हिस्ट्री है, सेटलमेंट है, सॉरी स्टेटमेंट है या जो भी है, लेकिन आपके पास में क्या है, आप सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं तो भी एक इनफ चीज़ है। आप रजिस्टर मेंटेन अगर नहीं करते हैं, उसमें सिग्नेचर नहीं लिया है, क्या प्रूफ है आपने उसको पैसा दे दिया है, इसलिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना। पहला चीज़ तो सिर्फ यही है। दूसरा चीज़ कि इस कस्टमर का एक मोबाइल नंबर जिससे आप इसको कांटेक्ट कर सके दोबारा, इसका मोबाइल नंबर एक ज़रूर एंटर करके रखें, अदरवाइज़ एड्रेस अगर आप लिख सके तो एड्रेस लिख लें। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर तक आपको दोबारा पहुंचने में आसानी हो जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए कि देखो क्या है, हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपके यहाँ से इतने रुपए का ये ट्रांजैक्शन हुआ है इतने बजे, कोई कंपनी का एम्प्लॉय आपको बताता है कि आपका इतने रुपए का लीन लगा हुआ है, चार्ज बैक आया है आपके अंदर में जो है 3 ट्रांजैक्शन फेल्ड का, या फिर जो है आपने फ्रॉड किया, सक्सेस हुआ है, आपने सामने वाले को पैसा नहीं दिया है। तो अब आप टाइमिंग मैच करिए, टाइमिंग हर ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट का दिखाता है, अमाउंट मैच करिए जिसका कंप्लेन आया है और आपके में दिखा रहा है आपके रजिस्टर में, तो उसके अनुसार से जो है ना वो आप कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कस्टमर आइडेंटिफाई करने के बाद में आप कस्टमर का मोबाइल नंबर या एड्रेस, बस इतना ही चीज़, नाम, मोबाइल नंबर, क्या क्या आपको एंटर करना पड़ेगा जो बेसिक्स है, बाकी उसके अलावा आप क्या एंटर करते हैं वो आपके ऊपर में, नहीं को तो बहुत सारा चीज़ें एंटर करने के लिए, बट आप क्या एंटर करना चाहेंगे। देखो आपको सामने वाले का मेन चीज़ लेना है प्रूफ, सिग्नेचर। अब आपने किसका सिग्नेचर लिया है, इसमें आपको मोबाइल नंबर, नाम और जो है एड्रेस, आधार कार्ड नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो उसका लास्ट का 4 डिजिट आप नोट कर लीजिए, बहुत सारा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का 4 डिजिट, कितने रुपए निकलवाए थे, बस हो गया। कितना रुपए निकलवाए हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर और आधार कार्ड का लास्ट डिजिट। अब गाइस इसमें जो है आपको जो प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अगर आप जो है किसी भी मर्चेंट का, किसी भी कस्टमर को जो है अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप किसी लो प्रोसेस वाला जो है अगर आईडी यूज़ करते हैं जिसमें बार बार आईडी जो है लैग हो रहा है, आपका लोडिंग ले रहा है, तो आप इसको जो है प्रोसेस में फेलियर फेस कर सकते हैं। कि एक कस्टमर के, एक तो ऑलरेडी वैसे भी डिले होता है, क्योंकि अब जो है और भी डिले होगा,
या फिंगरप्रिंट लगवा रहे हैं, सामने वाले का फेल्ड हो गया, आपको फिर से दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए जो है एक ऐसे कंपनी का आईडी यूज़ करिए जिसमें कि आपका सारा ट्रांजैक्शन जो है ईजी वे में होते रहे। ठीक है, अब इसमें तीसरा सॉल्यूशन मैंने बताया कि फास्ट एंड एक्यूरेट कैप्चर, आपको बायोमेट्रिक डिवाइस भी रखना पड़ेगा। तीसरा सॉल्यूशन मैंने बताया कि फास्ट एंड एक्यूरेट जो यूज़ होता हो प्रोसेस, ऐसे कंपनी का आईडी आप यूज़ करिए। चौथा इसका सॉल्यूशन है कि फास्ट और एक्यूरेट आपको बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, या फिर हो सके तो आप ब्लूटूथ वाला रखिए, क्योंकि कभी ओटीजी के कारण से भी प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे टाइप का ओटीजी वाला हो गया, ब्लूटूथ वाला रखेंगे तो वही आपको प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। आपको फिंगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आप उसके लिए आप आइरिस का रखिए। आइरिस में अगर आपको ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इतना इजी रहेगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि आइरिस मैक्सिमम टाइम जो है फेल्ड होता ही नहीं है उसमें। मतलब मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, फिंगरप्रिंट चेंज होता है लेकिन आइरिस तो जो है बुजुर्ग या छोटे बच्चे तक का भी आइरिस में ही जो है ज़्यादातर सक्सेस होता है। तो ये आपका इसका सल्यूशन हो गया। और इसमें एक और सल्यूशन है कि आप ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के आईडी के ही माध्यम से आपको प्रॉब्लम आता हो। कभी कभार आपके इंटरनेट का भी कोई इशू रहता है, तो वो इंटरनेट भी जो है आप जो है अपना प्रॉपर रखिए, प्रॉपर क्वालिटी का, प्रॉपर तरीके से जो आपको बेनिफिट दिलाए। और इसके अलावा जो है आप बेसिक से चीज़ अपने कस्टमर को थोड़ा आइडेंटिफाई करिए कि कौन से कस्टमर का कौन सा फिंगर अच्छे से लेता है, वो याद रहेगा तो उसी को ही आप करेंगे और आपका बिजनेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो लैक हो रहा है उससे इजी हो जाएगा। दूसरा जो है आप उसी कस्टमर को जो है एटलीस्ट समझते चलिए कि कौन से कस्टमर का जो, जैसे मैंने बताया, कौन सा फिंगर ले रहा है, या फिर जो है उसका आप आइरिस से कर पाते हैं तो आइरिस से, जैसे भी। तो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन आपको ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको फिंगरप्रिंट के अलावा आप आइरिस भी यूज़ करिए, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो यहाँ के बाद में मैं आपको नेक्स्ट कहना चाहूँगा कि अभी कुछ कंपनी में एक इसका सल्यूशन चल रहा है डिस्कशन, जैसे कि आप फिंगर ऑथेंटिकेशन, आइरिस ऑथेंटिकेशन, बट एक और ऑथेंटिकेशन होता है फेस ऑथेंटिकेशन। ये फ़ोटो आप जैसे खींचे उसका पूरा डिटेल आ जाता है। ये चीज़ें सिम कार्ड में, जैसे जियो में अगर जाते हैं आप तो वो ऑलरेडी है, बहुत सारी कंपनी में है। फ़ोटो खींचे आपको ऑथेंटिकेशन, एयरटेल में भी है वो चीज़, वीआई में भी है, तो सिम टेलीकॉम में वो ऑलरेडी है। तो वही चीज़ों को जो है अभी बैंकिंग में भी उसके लिए भी कोलैबोरेशन चल रहा है। जैसे कि अभी मेरे को जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में जहाँ तक है कि एयरटेल जो है NPCI से उसी चीज़ के लिए कोलैबोरेट कर रहा है। जैसे वो आ जाता है तो आप लोगों को भी, जैसे कि ये वाला नोटिफिकेशन पता चला, वो वाला भी पता चल जाएगा। तो फेस ऑथेंटिकेशन आने से आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो बार बार करना पड़ रहा है उसका आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ईजी हो जाएगा। और सबसे लास्ट चीज़, सल्यूशन में ही जो है कस्टमर को भी थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि कस्टमर अपना डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक अपडेट करके रखे। गाइस, ये पूरे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है सामने वाले को डिस्कस करके, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने पूरा सल्यूशन हमने समझ लिया कि क्या हमारा इसका सल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़े से आपको संक्षिप्त रूप में मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि क्या हमने अभी तक इस वीडियो में समझा है। इस वीडियो में हमने समझा है कि क्या रूल्स है, बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रूल्स जो है वो कस्टमर के लिए है कि मर्चेंट के लिए है, ये रूल्स कब से लागू होगा। तो रूल्स क्या है हमारा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि आपको हर बार के ट्रांजैक्शन में आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो कुछ फ्रॉड को बचाने के लिए है ये, और लॉस ये हो रहा है कि आपका टाइम टेकिंग चलेगा अब ये चीज़ों में। और एक अच्छी एक मेन चीज़ बोल सकते हैं कि ये सभी कंपनी में है, तो आप कंपनी कोई चेंज करें उससे अच्छा यही है कि उसी कंपनी में ही आप देखें, और हो सके तो आपका खुद के नाम से ही आईडी आप यूज़ करें। और इसमें कस्टमर के लिए है कि मर्चेंट के लिए है, तो ये मर्चेंट के लिए है। कस्टमर के लिए जो है एक बेनिफिट है, लेकिन आपके लिए ये मेनली ये रूल आया हुआ है कि आपको बार बार फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। और कस्टमर के लिए ऐसा है कि उनको फ्रॉड से अब वो फ्रॉड से बच सकते हैं, अब वो कि ज़्यादातर उनके पास वो फ्रॉड जो है नहीं होगा। और
उनका जो एस्केलेशन है वो जल्दी क्लियर होगा। ये रूल्स आप कब से लागू हो रहा है, तो ये रूल्स लागू हो रहा है आपका 1 जनवरी 2024 से, जो कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो लागू हो भी चुका है। इससे प्रॉब्लम होगा या सोल्यूशन होगा तो कंपनी जो आपको ईपीएस दिलाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और एनपीसीआई और कस्टमर, इनको जो है सोल्यूशन है इनके लिए, जो कि इनसे इनका फ्रॉड बचेगा। प्रॉब्लम आपका ही है ओवरऑल, फिर से कि आपको टाइम टेकिंग हो रहा है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो केवल ओवरऑल में टाइम टेकिंग है। अगर आप जेन्युइन है तो, अगर आप जेन्युइन नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट जेन्युइन में केवल टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम है। सेफ्टी मिलेगा कि डिफ़िकल्टी मिलेगा, तो फिर से आपको डिफ़िकल्टी ही मिलेगा टाइम टेकिंग को लेकर के, बट आपको भी सेफ्टी है इसमें। आपके बीच में जो फ्रॉड है वो बचेगा। फ्रॉड तो सभी के बीच में रहता है और सभी के लिए बचेगा ये फ्रॉड जो है। और ये भी है कि आपके आईडी को कोई दूसरा भी तो यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ये भी है ना कि आपके, जैसे कभी कभार क्या होता है, आपका आईडी पासवर्ड को आपने डालते टाइम पे कोई एंटर देख लिया है तो कोई दूसरा उसको बेनिफिट उठा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है समझ सकते हैं कि आपके आईडी कोई दूसरा भी यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ओवरऑल में आपको भी जो है इसका सेफ्टी मिल रहा है। और लास्ट में हमने सोल्यूशन जो है इसका समझा कि इसका सोल्यूशन है कि खुद के नाम से आपको जो है, पहले तो इसका सोल्यूशन है कि खुद के नाम से आपको आईडी लेना पड़ेगा। यही इसका सबसे मेन सोल्यूशन है। और हमने जो ब्रीफ में डिस्कस किया कि अपने पूरे बिजनेस का, मतलब जो आप ट्रांजैक्शन का बिजनेस करते हैं उसमें रजिस्टर मेंटेन करके चलिए। फास्ट एंड एक्यूरेट बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करिए। हो सके तो केबल का नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लूटूथ वाला करिए, क्योंकि वो ज़्यादा और भी फास्ट रहता है। प्रॉपर इंटरनेट यूज़ करिए, क्योंकि कभी कभी जो प्रॉब्लम होता है वो इंटरनेट के कारण से भी होता है। और इसके अलावा जो है आप फास्ट सर्विस के जो कंपनीज़ हैं उसके आप आईडी को यूज़ करिए, क्योंकि कंपनी के अनुसार से कोई आईडी अगर ज़्यादा डिले आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। और यहाँ पे आपको अपने कस्टमर का जो है ना आइडेंटिफिकेशन करके रखना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर का कौन सा फिंगर जो है आसानी से लेता है, ताकि उसी को आप याद करके उसी को लगाएं। और इसके बाद में आपको और सोल्यूशन एक और ये है कि आप आप बायोमेट्रिक में आप फिंगर और बायोमेट्रिक के अलावा जो है आप आइरिस वाला जो बायोमेट्रिक आता है उसको भी आप यूज़ करें, तो उससे आपको और भी थोड़ा सा ईजी रहेगा कि एक्यूरेसी जो आप, मैं अभी आपको जो बात किया, फिंगर के अलावा आइरिस में आप जाते हैं तो आँखों के जो बायोमेट्रिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम जब बात करेंगे कि अभी आपको इस प्रॉब्लम को अभी जब तक फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और भी थोड़ा इजी करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन रहेगा, तो हो सकता है आपको ये बायोमेट्रिक का ही खेल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो फेस ऑथेंटिकेशन करके जो है आप आसानी से जो है फिर पैसा वैसा जो भी आप कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन जो है एयरटेल और एनपीसीआई के साथ में भी चल रहा है, और मे भी जो है और भी कंपनी है जो इस तरह का सर्विसेज लेके आना चाहती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ कंपनी है जिसमें आ भी चुका है। और लास्ट में एक ही चीज़ है कि अपने कस्टमर को सजेस्ट करके रखिए कि अपना डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक जो है अपडेटेड करके रखिए डॉक्यूमेंट के लिए। इस वीडियो से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियोस के बारे में कोई भी अगर आपको राय देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको जो है हमारे सोशल मीडिया के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और इस जो नए जो रूल आया हुआ है इस पे आपका कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है कि सोल्यूशन हो रहा है, या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो भी जो है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।